वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, बीए सेकंड ईयर के हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत हमने इकाई 1 में हिंदी भाषा और संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इत्यादि भाषाओं का और हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर चर्चा की है। आज हम इकाई 2 हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसके अंतर्गत हिंदी का शब्द भंडार, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस इकाई में हिंदी का शब्द भंडार, इसके अंतर्गत हमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आगत शब्द अथवा विदेशी भाषा से आने वाले शब्दों के बारे में सामान्य जानकारी और इन तमाम शब्द भंडार का जो हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, उद्भव और विकास के और इसकी जो परंपरा रही है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आगत शब्द, आगत शब्दों को विदेशी भाषा के शब्द भी कहा जाता है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द क्या है, किसे शब्द कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या है, हमारे व्यावहारिक जीवन में शब्द की क्या भूमिका है, शब्द को किस तरीके से परिभाषित किया है विद्वानों ने, इस संदर्भ में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो सामान्य सी बात है समझने के लिए कि जो अक्षरों का समूह है, अक्षर जो हमारी हिंदी वर्णमाला, जो वर्णमाला, वर्णों का जो समूह है, उसे वर्णमाला कहते हैं, आप सभी जानते हैं। जो वर्ण है उन्हें स्वर और व्यंजनों में विभक्त किया गया है, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। तो अक्षरों का जो योग होता है, यानी कि एक अक्षर या 2 से अधिक अक्षर जब आपस में मिलते हैं तो इनका जो सार्थक योग होता है उसे शब्द कहते हैं। सार्थक का सीधा सा अभिप्राय यह है कि उस शब्द का अर्थ होना चाहिए। इसे हम उदाहरण के रूप में समझते, जैसे कि प एक अक्षर है, धन, व भी अक्षर है, धन, न, ये तीनों ही व्यंजन हैं, प, धन, व, धन, न। अब इन तीनों अक्षरों को जब हम मिलाते हैं तो यह शब्द बनता है पवन। यह शब्द सार्थक है। यह शब्द सार्थक इसलिए है कि पवन का वायु विशेष के संदर्भ में एक अर्थ निकलता है, अर्थात कहने का जो भाव है वो यह है कि अक्षरों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। इसको और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हम एक और उदाहरण देखते हैं कि ये जो दूसरा उदाहरण है वो आप देखिए कि क, धन क, धन क। अब इन तीनों अक्षरों को जब आपस में मिलाएंगे तो यह जो शब्द बनेगा वो बनेगा क, क, क। अब ये शब्द तो बन गया है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अर्थ नहीं होने के कारण यह शब्द की श्रेणी में नहीं आ सकता। अतः शब्द वही है जिसका सार्थक योग हो, जिसका अर्थ हो। तो परिभाषा होगी कि अक्षरों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ये तो हमने की शब्द की बात। अब आज जो हमें पढ़ना है, इस इकाई में जो दिया हुआ है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, हिंदी का शब्द भंडार। तो शब्दों का जो वर्गीकरण है, शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हो सकते हैं। हिंदी के विद्वानों ने, समीक्षकों ने, जो भाषाविद हैं, जो व्याकरण के ज्ञाता है, उन्होंने 4 प्रकार से
शब्दों का वर्गीकरण किया, यानी कि शब्द वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो आधार है वो है व्युत्पत्ति, इतिहास अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हो सकते हैं। दूसरा आधार है अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हो सकते हैं। तीसरा जो आधार है वो है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हो सकते हैं। शब्द वर्गीकरण का जो चौथा आधार है वो है वाक्य प्रयोग या व्याकरण के आधार पे शब्दों के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें जो इस इकाई में पढ़ना है उस शब्द वर्गीकरण का जो सीधा संबंध है वो है व्युत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पे। तो हिंदी शब्द भंडार जो आज हमें पढ़ना है उसका जो आधार है वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति जो शब्द है उत्पत्ति से बना है। उत्पत्ति अथवा इतिहास के आधार पे शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो दूसरा आधार है अर्थ के आधार पे, सीधा सा सामान्य सा इसका अर्थ होगा कि ऐसे शब्द जिसमें उस शब्द में निहित जो अर्थ है उस अर्थ के आधार पे जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकारों से माना गया है। अर्थ के आधार पे शब्द 3 तरीके से विभाजित किए जा सकते हैं। इसका जो पहला आधार है वो है वाचक, जिसमें अभिधा से संबंधित अभिधार्थ निकलता है। दूसरा आधार है लाक्षणिक, जिसका जो अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ होता है। और तीसरा जो आधार है वो है व्यंजक, जिसका जो अर्थ है वो व्यंग्यार्थ निकलता है। इसको थोड़ा सा और अधिक स्पष्ट समझने के लिए कि वाचक या अभिधार्थ शब्द वे हैं जिनके अपने मुख्य या साधारण अर्थ का बोध होता है, सीधा सीधा अपने समझ में आ जाता है। जैसे गाय, अब कोई व्यक्ति गाय कहेगा तो हमारे मस्तिष्क में गाय का बिंब आ जाएगा, गाय का चित्र आ जाएगा। जैसे कि पक्षी, पक्षी कहते ही इसका अर्थ हमारे मस्तिष्क में आराम से जहन में बैठ जाएगा। अब कोई कहे गंगा, तो गंगा किसी लड़की का नाम भी हो सकता है और गंगा एक नदी है। तो ये तमाम जो शब्द है जिनका अर्थ सीधे ही समझ में आ जाए वे शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। अब है लाक्षणिक शब्द क्या होते हैं कि जिन शब्दों से रूढ़ि के कारण या किसी प्रयोजन के लिए मुख्यार्थ से अन्य अर्थ का बोध हो, यानी आपको जो उसका मुख्य अर्थ है वो समझ में नहीं आता है और किसी रूढ़ि के कारण या प्रचलन के कारण कोई दूसरा अर्थ निकलता है, तो उन्हें हम लाक्षणिक या लक्ष्यार्थ शब्द कहते हैं। जैसे उल्लू, अब उल्लू जब अपन कहते हैं तो उल्लू का सामान्य अर्थ तो उल्लू के संदर्भ में लेंगे, लेकिन यहाँ जो अर्थ होगा वो होगा जब इसका लक्ष्यार्थ भाव से कोई उच्चारण करेगा तो इसका अर्थ होगा मूर्ख के संबंध में इसका अर्थ लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यंग्यार्थ या व्यंजक जो शब्द है वे शब्द होते हैं जिनका न तो मुख्य अर्थ लिया जाता है और न लाक्षणिक, बल्कि जिनसे कोई गूढ़ या सांकेतिक अर्थ प्राप्त होता है वे व्यंग्यार्थ होते हैं। तो ये सामान्य सी चर्चा हमने की है। अर्थ के आधार पर 3 प्रकार से शब्दों को विभाजित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे व्युत्पत्ति अथवा इतिहास के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। इसका जवाब ये होगा विद्यार्थियों, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो शब्द है वो है तत्सम शब्द। दूसरे प्रकार के जो शब्द है वो है तद्भव शब्द। उसके बाद देशी या इन्हें देशज शब्द भी कहते हैं। ठीक इसके बाद चौथे प्रकार के जो शब्द है वो आगत शब्द अथवा विदेशी भाषा से आए हुए शब्द। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तत्सम शब्द। जैसा कि आप देख रहे हैं तत्सम जो शब्द है, इस शब्द की गहराई को यदि हम समझेंगे तो यह 2 शब्दों में विभाजित है, तत् धन सम। तत् उसके संदर्भ में, किसके संदर्भ में, उसके, यहाँ उसके का अर्थ संस्कृत भाषा से होगा, सम यानी समान। तो इसका जो सामान्य अर्थ होगा वो यह होगा कि संस्कृत के समान रूप के जो शब्द है वे शब्द
तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये तो इसका हो गया सामान्य अर्थ। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, ज्यों के त्यों का मतलब है कि जैसे है ठीक वैसे ही प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी अग्नि शब्द को ज्यों का त्यों या ठीक वैसे ही उपयोग में लाया गया है। अष्ट है उच्च, कर्म, ईर्ष्या, तर्क, कार्य, चंद्र, कुंभकार, ग्रंथि, ज्येष्ठ, जीर्ण, हस्त, वृद्ध, दधि, दुग्ध इत्यादि ये समस्त शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जिसका कारण एक ही है कि ये तमाम शब्द संस्कृत भाषा में वैसे कि वैसे हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ठीक वैसे ही प्रयोग में लाए गए हैं। इन शब्दों के साथ जैसे आश्चर्य है, काट, कंवल, धर्म, घृत, छिद्र, सत्य, रात्रि, भ्रातृ, भ्रमर, ये तमाम जो शब्द है वो तत्सम शब्द है और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। दूसरे प्रकार के शब्द है विद्यार्थियों तद्भव शब्द। इस तद्भव शब्द को समझने के लिए तद और भव को अलग अलग समझना पड़ेगा। तद अभिप्राय संस्कृत से होगा, उस संस्कृत से, भव यानी उद्भव या उत्पन्न होना। तो इसका जो सामान्य अर्थ होगा वो यह होगा कि संस्कृत से उद्भव हुए शब्द या उत्पन्न या विकसित हुए शब्द। इसकी जो परिभाषा होगी वो परिभाषा यह है कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द जो अल्प रूप से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि शब्द तो संस्कृत के थे, तत्सम शब्द थे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए इन शब्दों को अल्प परिवर्तित करके प्रयुक्त किए गए हैं और वो फिर प्रचलित हो गए। वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि संस्कृत शब्द हिंदी तक आते आते घिस पिट कर परिवर्तित हो गए हैं। जैसे एक शब्द है उजला, अब इसका जो तत्सम रूप है वो है उज्ज्वल, उज्ज्वल का तद्भव हो गया उजला। ठीक वैसे ही कुपुत्र का जो तद्भव है वो कपूत, ठीक वैसे ही चक्र का जो तद्भव शब्द है वो हो गया चाक। तो इसी तरीके से ये जो सामान्य शब्द है जो आम, चांद, खीर, काम, काट, आँख, आधा, दूध इत्यादि, ये तमाम जो शब्द है ये तमाम शब्द तद्भव शब्द है। ठीक वैसे ही इसके अलावा और हम पढ़ते हैं, जैसे कि एक शब्द तत्सम शब्द है वधू, तो उसका तद्भव होगा बहु। जैसे कि तत्सम शब्द है मुख, उसका तद्भव होगा मुँह। जैसे कि तत्सम शब्द है मस्तक, तो इसका तद्भव होगा माथा। तीसरे प्रकार के जो शब्द है वो है देशी या देशज शब्द। इन शब्दों की विशेषता है कि न तो संस्कृत के शब्द है, न ये संस्कृत से बने हैं, न ये विदेशी है। ये क्षेत्र विशेष की उपज है, देश की उपज है। ये शब्द ध्वनि और अनुकरण से निर्मित है और लोगों द्वारा गढ़े गए शब्द है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं। कदली, टिंडा, तोरी, भिंडी, पिल्ला, खचाखच, फटाफट, मुस्टंडा। तो ये तमाम जो शब्द है जो क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा, किसी जाति विशेष के लोगों द्वारा देश की विशेष उपज है, तो इसलिए इन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको और शब्द बताता हूँ, जैसे इडली है, सांबर है, और गड़गड़ाहट है, खलबली है, ठठेरा है, खटखटाना है, कटकटाना है। और ये शब्द किसी ध्वनि के अनुकरण से भी बनते हैं, इसलिए इन्हें ध्वन्यात्मक और अनुकरणात्मक भी कहते हैं।
चौथे प्रकार के जो शब्द है वो है आगत शब्द। नाम से स्पष्ट है जो आए हैं, कहाँ से आए हैं? विदेशी भाषाओं से। विदेशी भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रेंच, डच इत्यादि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं या हिंदी ने इन शब्दों को जो आत्मसात किया है, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अरबी भाषा के जो प्रमुख शब्द है, जैसे तहसील, ज़िला, एहसान, अल्लाह, इरादा, इशारा, बुनियाद, मुसलमान, मजहब, हकीम, हलवाई। इसी प्रकार से जो फारसी भाषा के शब्द है, उस्ताद, अमरूद, कारीगर, कुर्ता, गवाह, चालाक, दवा, दरवाज़ा, जलेबी, जुलाहा, दर्जी, पाजामा, बर्फ़ी, मज़दूर, समोसा। ठीक इसके साथ ही जो तुर्की भाषा के शब्द है, उर्दू, काबू, कैंची, खंजर, चाकू, बहादुर, दारोगा। और चीनी भाषा के जो शब्द है, चाय, लीची। ठीक इसी प्रकार से जापानी भाषा के शब्द जम्पान, रिक्शा। और अंग्रेजी भाषा के शब्द तो आप सभी जानते ही हैं, हम सुबह से लगा करके शाम तक बहुत सारे शब्दों को प्रयोग में लाते हैं, जैसे चॉकलेट है, टोस्ट है, बस, लॉरी, मोटर, बैटरी, ऑपरेशन, कोट, पैंट, बूट, पेन, पेंसिल, पेंशन, स्कूल, कॉपी, कॉलेज, लाइब्रेरी। तो ये तमाम जो शब्द हैं, ये विदेशी भाषाओं के शब्द होने के कारण इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से आज हमने शब्द भंडार के बारे में है जो जानकारी सामान्य चर्चा की है। तो हिंदी का जो शब्द भंडार कितना समृद्ध है, तत्सम, तद्भव, देशज और जो आगत शब्दावली है, इनके उदाहरण आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। संदर्भित जो पुस्तकें हैं, कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और डॉक्टर हरदेव बाहरी की व्यावहारिक हिंदी व्याकरण है। ये प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुस्तकें हैं, इन्हें पढ़ के आप अपने ज्ञान में और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं, और अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं और प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।